हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू। एम योर फ्रेंड स्मृति एंड आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा 2013 में जुलाई 28 को जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके हम साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जहाँ पर आपको जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स रहे हैं, टैट के एग्ज़ाम्स रहे हैं, चाहे वो सी टैट है, कोई भी आपका जैसे एच टेट है या कोई भी स्टेट का टैट है, यूपी टैट, इसके साथ साथ जितने भी आपके टैट के एग्ज़ाम्स हैं वो वहाँ पर उनके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ज़्यादा अच्छी बना सकते हो, बेहतर बना सकते हो। तो जुड़े रहिए चैनल पर मेरे साथ और अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। अभी आपका जो है रिसेंटली जो नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है 25 अप्रैल को रीड का एग्ज़ाम है जो, उसमें भी ये आपको जो है हेल्प करने वाली है। ये जितनी मैं आपको सीरीज़ दे रही हूँ, अभी हम साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम साइंस और मैथ्स के, इसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश के भी जो हमारे एमसीक्यूज़ रहे हैं, पिछले सालों के जो पेपर रहे हैं, टैट के एग्ज़ाम्स जो रहे हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जो कि किसी भी टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए वो रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो है आपका एक क्रिटिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस का। तो देखिए, मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स। देखो यही जो बात है ना कि सिर्फ इसको ओनली एक टैलेंट बोल दिया गया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस को सिर्फ एक टैलेंट बोल दिया गया है, तो एक क्रिटिक है, सिर्फ एक टैलेंट तो नहीं है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देख लेते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रोवाइड स्टूडेंट टू डिस्कवर देयर प्रोपेंटीज सॉरी प्रोपेंसिटीज़, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जी, प्रोपेंसिटीज़। तो ये जो है ये बिल्कुल सही बात है, डिस्कवर करने के लिए जो है इनको मौके देंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, उसको करती है आगे, उसको करती है कि वो क्या है, कुछ नई इंटेलिजेंस करे, ये भी सही बात है। लेकिन जो हमें बताना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक निकालना था हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस का, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा ओवर एम्फेसाइजेस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंस एट ऑल। एम्पेरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग इसको क्या है, सपोर्ट नहीं किया जा सकता, नहीं माना जाता। तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है यही जो है इसका क्रिटिक रहेगा, कि सिर्फ उसको टैलेंट कह देना कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये सिर्फ एक टैलेंट है, ये जो है गलत बात है, क्रिटिक है ये इस चीज़ का। ठीक है, देखो अगर किसी बच्चे में आपको आप कह रहे हो कि मल्टी टैलेंटेड है ये बच्चा, तो आप उसको सिर्फ ये नहीं कहोगे कि वो टैलेंटेड है, सिर्फ उसमें सिर्फ टैलेंट ही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहोगे। ये जो है क्रिटिक है इस चीज़ का कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, एक ही बच्चे में बहुत सारी इंटेलिजेंस पाई जा सकती हैं और ये टैलेंट सिर्फ ओनली एक टैलेंट नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लिस्ट लाइकली टू बी ए करेक्ट मैच। तो इनमें से आपने बताना है कि कौन सा एक सबसे कम मैच होने के लायक है, तो वो बताना है आपको। देखिए फर्स्ट जो है, चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज, चॉम्स्की। ये चॉम्स्की ने कहा है, बिल्कुल सही बात है। चॉम्स्की जी ने कहा है कि बच्चे जो है पैदा होते हैं कुछ सर्टेन नॉलेज के साथ, ठीक है, लैंग्वेज की, तो बिल्कुल सही बात है, कही है चॉम्स्की ने। वाइगोस्की ने कहा लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, बिल्कुल सही है। लैंग्वेज और जो थॉट है ये स्टार्टिंग में जो है दो अलग अलग एक्टिविटीज़ थी। इसके साथ साथ लैंग्वेज इज़ कंटीजेंट ऑन थॉट, तो ये पियाजे जी ने कहा है। लेकिन इसके अलावा जो BF स्किनर है, ये जो इनकी स्टेटमेंट है ये इसका राइट आंसर रहेगा। लैंग्वेज इज अ स्टिमुलस इन एनवायरनमेंट, कि लैंग्वेज को एक स्टिमुलस कहा गया है एनवायरनमेंट में, तो B स्किनर, ठीक है, तो यही लिस्ट लाइकली टू बी करेक्ट मैच है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फीचर्स assigned due to social roles and not due to biological endowment are called। वो फीचर, वो जो है उनकी खासियत जो कि उनके सोशल रोल की वजह से दी गई है किसी भी चीज़ को, ना कि उसके बायोलॉजिकल रोल्स की या एंडोमेंट की वजह से, तो इनको क्या कहोगे, जेंडर रोल एटीट्यूड कहोगे, जेंडर रोल स्ट्रेन कहोगे, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप कहा जाएगा, या फिर जेंडर रोल डायग्नोस्टिकसिटी, ठीक है। तो ये जो उसका ऑप्शन रहेगा ये स्टीरियोटाइप है, ये रूढ़िबद्धता है, ये कि जो है बच्चे को उसके सोशल एनवायरनमेंट के सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग उनको कुछ नाम दिया गया, जैसे लड़का कहा गया, लड़की कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से बायोलॉजिकल एंडोमेंट की वजह से नहीं है ये,
हालांकि यहाँ पर लिंक का तो हो सकता है बायोलॉजिकल का भी, लेकिन फीचर असाइन टू ड्यू टू आपको बताना है कि सोशल रोल्स एंड नोट, जो सोशल रोल्स दिए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो फीचर होंगे वो आप कहोगे जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, ही उसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैक्सिमाइज लर्निंग, इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही रहेगी लर्निंग को मैक्सिमाइज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख पाए, इसके लिए कौन सा जो एक मेथड है वो आपका सही रहेगा, ये आपको बताना है। टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज हर स्टूडेंट कॉग्निटिव स्टाइल, कि टीचर को ये पता लगाना चाहिए कि जो उसका कॉग्निटिव स्टाइल है, यानी कि उसको उसका जो समझाने का तरीका है या उसका जो मेंटल लेवल है वो बच्चे के मेंटल लेवल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या दोनों, जो मैच करना भी ज़रूरी नहीं है लेकिन उसको सिर्फ पता होना चाहिए कि जो उसका कॉग्निटिव स्टाइल है, किसी चीज़ को याद करने का, समझने का जो तरीका है, क्या बच्चे का भी वही तरीका है इस बारे में। तो ये जो है ये इसका बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, ये हो सकता है इसका आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है कि मैक्सिमम लर्निंग हो सके जिससे। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट शुड बी स्मूदन बाय पेयरिंग सिमिलर, देखिए सिमिलर स्टूडेंट जो है हम कभी भी जो है होमोजीनियस ग्रुप नहीं बनाते, तो ये भी इसका जो ऑप्शन ये है हट जाएगा, ऑप्शन सेकंड नहीं रहेगा। टीचर शुड फोकस ऑन ओनली वन लर्निंग, सिर्फ एक ही लर्निंग पर फोकस करे, ऐसा भी नहीं है, ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी कीप्ड इन द सेम क्लास, एक क्लास में एक ही प्रकार के कल्चर से आए हुए, बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों को रखोगे, ये भी होमोजीनियस बना देगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यही सूटेबल है कि टीचर को अपने कॉग्निटिव स्टाइल और अपने स्टूडेंट के कॉग्निटिव स्टाइल का पता होना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार सीख सकता है और हम उसको किस तरह से सिखा रहे हैं, इसी से उसकी मैक्सिमम लर्निंग हो पाएगी। अगर आपको बच्चे को पता होगा कि उसका मेंटल लेवल कहाँ है और उसकी क्या नीड है स्टडी को लेकर या लर्निंग को लेकर, तो आप उसको अच्छे से सिखा पाओगे, बेहतर सिखा पाओगे, मैक्सिमम लर्निंग हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट, इनमें से सारी चीज़ें जो है ना प्रोमोट करती है असेसमेंट को, लेकिन एक को छोड़कर, वो आपको एक बतानी है कि कौन सी है जो असेसमेंट को प्रोमोट नहीं करती। टेलिंग स्टूडेंट टू टेक इंटरनल फीडबैक, के बच्चों को ये बताना है कि आप अपना इंटरनल फीडबैक लें, ठीक है। और इसके अलावा जनरेटिंग ए सेफ़ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट टू टेक चांसेस देने का, एक बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाया जाए, ये भी सही बात है और पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा टेल स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, और उस बच्चे को कहा जाए कि उस पर रिफ्लेक्ट करे, उस पर कोई प्रतिक्रिया दे, बिल्कुल सही बात है, कुछ सीखने के बाद वो उस पर रिस्पॉन्स भी करेगा। लेकिन टेस्टिंग स्टूडेंट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल, कि बच्चों को जितना जल्दी हो सके फ्रीक्वेंटली उसको वो करे, टेस्ट करे, तो ये जो ऑप्शन है ये इसका गलत रहेगा और यही इसका जो है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो नेगेटिव है और ये इसका राइट आंसर रहेगा, कि आपको बताना था कि सारी चीज़ें जो है असेसमेंट को प्रमोट कर रही हैं लेकिन एक को छोड़कर, तो वो जो एक है वो ये है, इसको छोड़कर सारी चीज़ें जो है प्रमोट करेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेंगी, लेकिन ये नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी किन टू, जब एक जो कुक है, रसोइया है, खाना बनाने वाला जो है, बावर्ची है, और जब वो खाना बनाता है और खाना बनाते टाइम जब उन्हें फूड को टेस्ट करता है, तो वो किस चीज़ के लिए क्यों करता है, उसको अपनी कुकिंग को चेक कर रहा होता है, किस लिए कर रहा होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, असेसमेंट एज लर्निंग या असेसमेंट एंड लर्निंग। तो ये जो है ये हमारी रहेगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, की लर्निंग के लिए वो असेस कर रहा है अपनी खुद की जो है, उसने जो किस तरह से कुक किया है, क्या चीज़ उसने बनाई है, इस चीज़ को टेस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग है, कि जो उसने सीखा है उसको असेस कर रहा है कि मैंने क्या सही बनाया है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज़, देखो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें बताया गया है असेसमेंट, देखो दो ही होती हैं, तीन होती है वैसे, तीन होती हैं ये, एज लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग भी कह सकते हैं, जहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ हो रही हों, ठीक है। लेकिन देखो मेनली दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, एक तो ऑफ वाला और एक फोर वाला। ऑफ होते हैं जब आप लास्ट में कोई प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है, लर्निंग हो चुकी है वहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाए। और दूसरा होता है जब आप क्या कर रहे हो किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर खाना बनाया जा रहा था, वो प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई थी, ठीक है, परोसा नहीं गया था सारी चीज़, रिजल्ट नहीं आया था, कि जो है ऑफ लर्निंग तो दूसरा करेगा, कोई और जो जिसके सामने उसको प्रोस रहा है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग वो करेगा, ठीक है। लेकिन असेसमेंट फॉर लर्निंग जो रसोइया खुद बना रहा है उसको, और उसमें क्या बदलाव भी कर सकता है वो, तो ये जो है प्रोसेस के दौरान ही हो रही है ये प्रक्रिया, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग होगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, आपको ये बताना है। यूजिंग ए वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड, कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वो है यूजिंग ए वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स की अलग अलग आप क्या करोगे, अलग अलग प्रकार के ग्रुपिंग को यूज़ करोगे टू मीट स्टूडेंट नीड, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप क्या है अलग अलग प्रकार की ग्रुपिंग्स करोगे चीज़ों की, तो ये ठीक है। डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कि आप हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ अलग करोगे, ये भी सही बात है। डिसऑर्डरली और अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट एक्टिविटी, ये नहीं रहेगा, नेगेटिव हो गया। यूजिंग ग्रुप दैट नेवर चेंज, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से आपको बताना है कि डूइंग समथिंग डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास, कि आप हर एक किसी के लिए देखो उनकी नीड का आपको ख्याल रखना है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली जो सूटेबल है जो ये है ऑप्शन नंबर 1, कि इसमें जो है वैरायटी ग्रुपिंग भी बनाई गई है, यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग होगी, ठीक है, और आपका स्टूडेंट की नीड को पूरा भी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम बिफोर डिसाइडिंग वेदर ए स्टूडेंट कम्स अंडर स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी ए टीचर शुड, तो क्या है एक कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, जहाँ पर जो है कल्चर भी अलग अलग हो बच्चों का और उनकी लैंग्वेज भी अलग अलग हो, ऐसे क्लासरूम में बिफोर डिसाइडिंग वेदर ए स्टूडेंट कम्स अंडर स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी, ये तय करने से पहले कि कोई बच्चा जो है स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी में आता है या नहीं आता, एक टीचर को क्या करना चाहिए, ए टीचर शुड क्या करना चाहिए एक टीचर को, नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स एज पेरेंट्स हैव देयर ओन वर्क, कि आपको पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स के पास अपना कार्य होता है, ठीक है। इसके अलावा इवेल्युएट स्टूडेंट्स ऑन हिज और हर और हिज मदर लैंग्वेज टू एस्टेब्लिश डिसेबिलिटी, आप उसकी डिसेबिलिटी को जानने के लिए आप क्या करोगे, उसकी मदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसको इवेल्युएट करोगे। और यही बात हो रही थी सोशल एजुकेशन कैटेगरी में, ठीक है। आपको ये जानना है कि कोई बच्चा स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, तो बात लग रही है। तो देखते हैं आगे। यू स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट, तो आप स्पेशलाइज साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करोगे, नहीं, टीचर हो आप भी कर सकते हो इस काम को, बच्चे की साइकोलॉजी का आप जान सकते हो कि आप ट्रेनिंग ले चुके हो उसकी। सेग्रीगेट द चाइल्ड टू न्यूट्रलाइज, सेग्रीगेट करना बिल्कुल नेगेटिव है, सेग्रीगेट कभी भी किसी भी सूरत हालत में नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 इनमें से ये होगा, आपको बताना है कि मोस्ट सूटेबल कौन सा रहेगा। तो इवेल्युएट करना बच्चे को उसकी जो है मदर लैंग्वेज को उसकी एबिलिटी को जानने के लिए, तो ये जो ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कि बच्चे क्या कह रहा है, फर्स्ट में ही कह रहा है कि उसके पेरेंट को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे, देखो इस बात का इससे कोई भी लिंक नहीं है कि भाई आप स्पेशल एजुकेशन जिसकी कैटेगरी को जानने के लिए आप ये थोड़ी देखोगे कि उनका पेरेंट ना आए क्योंकि पेरेंट के पास अपना कार्य है, फिर ये तो पॉजिटिव होगा, चलो ठीक है, हमें जरूरत नहीं है पेरेंट की, हम खुद भी कर सकते हैं, उनकी कैटेगरी को जान सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ हमें उनकी लैंग्वेज का पता होना चाहिए, ताकि हमें ये पता लगेगा कि उसकी डिसेबिलिटी किस फेज़ में है, कि कहाँ पर उसको ज़रूरत है कुछ नया सीखने की, कुछ नया जानने की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में ओके ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं वो हर एक चीज़ की वजह से हो सकती है इनमें से, लेकिन सिर्फ एक को छोड़कर आपको बताना है कि किसकी वजह से डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है। टीचर वे ऑफ टीचिंग, की टीचर के वे जो तरीका है सिखाने का, उसकी जैसे प्री नेटल यूज़ ऑफ एल्कोहल, मेंटल रिटार्डेशन या मेनिंगटीज ड्यूरिंग इन्फेंसी, देखो ये तीनों ऑप्शन जो है इनकी वजह से क्या है लर्निंग डिसेबिलिटी आ सकती है, लेकिन जो टीचर का जो तरीका है सिखाने का उसकी वजह से कभी डिसेबिलिटी नहीं आ सकती। ये हो सकता है कि लर्निंग ना हो, इनकम्प्लीट हो जाए, लर्निंग ना हो पाए, लेकिन क्या है कभी भी डिसेबिलिटी जो है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। कोई किसी की टीचर की टीचिंग की वजह से कभी कोई बच्चा जो है विकलांग थोड़ी बनता है, डिसेबिलिटी थोड़ी आती है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट, जो इंक्लूसिव स्कूल होता है इनमें से सभी चीज़ पर रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक को छोड़कर वो आपको बताना है कि किस पर नहीं करता। डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट कैन लर्न, ये जानता है कि ये इंक्लूसिव स्कूल कहता है कि सभी बच्चे जो है, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि सभी बच्चे जो है सीख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डू वी ये इस पर यकीन करता है कि वी वर्क इन टीम टू प्लान एंड डिलीवर लर्निंग एनेबलिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एनेबलिंग एनवायरनमेंट को एनेबल कर रहे हैं और प्लान को प्लान भी कर रहे हैं और डिलीवर भी कर रहे हैं लर्निंग को, ठीक है। डू वी प्रॉपरली सैग्रीगेट, देखो सैग्रीगेट करना
और इंक्लूज़न करना बिल्कुल अपोजिट है। तो ये जो है ये नेगेटिव है और ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। और नेक्स्ट है, डू वी अडॉप्ट स्ट्रैटेजी कैटरिंग फॉर द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट, की अलग अलग बच्चों की नीड को पूरा करने के लिए हमारे अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही किया जाता है इंक्लूसिव स्कूल में। लेकिन जो सेग्रीगेट किया जाए बच्चे को, ये नहीं होता। सेग्रीगेट नहीं किया जाता, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है, एक ही तरह के एक्सपीरियंसेस दिए जाते हैं लर्निंग के। ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर, की बेटर केयर देने के लिए उनको नॉर्मल स्टूडेंट से अलग किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका नेगेटिव रहेगा और यही जो है इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट आप किसको कहोगे? कन्वर्जेंट थिंकर को, डाइवर्जेंट थिंकर को, एक्सट्रोवर्ट को, या वेरी हार्ड वर्किंग को? देखो, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होगा, ये याद रखना, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट थिंकर होगा। ठीक है। और अगर कहा जाए कि क्रिएटिव स्टूडेंट, तो वो आपका डाइवर्जेंट थिंकर होगा। इसका रीज़न है, अगर आप गिफ्टेड स्टूडेंट हो तो जल्दी से एक ही चीज़ को क्या है, अलग अलग तरीके ला करके एक एक चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हो। और क्रिएटिव होगा तो डाइवर्जेंट का मतलब है, क्रिएटिव होगा तो एक ही चीज़ से अलग अलग चीज़ें बना सकता है, वो वहाँ पर क्रिएट कर सकता है। ठीक है। तो ये जो होगा गिफ्टेड स्टूडेंट होगा वो होगा जिसकी जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग हो। ठीक है। किसी भी चीज़ का जो है सॉल्यूशन वो निकाल सकता है आसानी से अलग अलग आइडियाज़ का यूज़ करके। ठीक है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकना, कन्वर्जेंट, वैसे डाइवर्जेंट ही होना चाहिए। देखो भी बुक में जो इसका आंसर आपको कन्वर्जेंट दिया हुआ है, लेकिन देखो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी एक चीज़ का सॉल्यूशन निकालना, किसी एक चीज़ को फोकस करके उस चीज़ का के बारे में पूरा निचोड़ करना, उसके बारे में पूरी नॉलेज रखना और वो बताना, तो वो कन्वर्जेंट होगा, जहाँ पर एक बिंदु पर केंद्रित होती है सारी चीज़ें। ठीक है। एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है। तो वो हो गया कन्वर्जेंट, जहाँ पर एक ही चीज़ पर फोकस किया जाए। डाइवर्जेंट में क्या है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना जाता है, उन पर फोकस किया जाता है। तो ये होगा, इसको थोड़ा डाउट में रख लेना, यहाँ पर डाउट क्लियर कर लेना। तो ये बुक में है ना जो इसका आंसर कन्वर्जेंट दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो अभी इसके लिए गिफ्टेड स्टूडेंट उसको कहा जाएगा जो इसका जो है डाइवर्जेंट, अलग अलग दिशाओं में वो सोच पाए। तो ये जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। ठीक है। एक सेकेंड रुकना, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है भाई, इसमें कन्वर्जेंट दिखा रखा है, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका डाइवर्जेंट ही होगा। तो कंफ्यूज मत होना, गिफ्टेड और क्रिएटिव क्या है, डाइवर्जेंट ही होगा। मैंने जो पहले बताया वो जो लाइन्स है आपकी गलत रहेंगी, वहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं होगा। ये आंसर जो इसका डाइवर्जेंट ही रहेगा, डाइवर्जेंट थिंकर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका, थोड़ी हो जाती है भाई मिस्टेक, जल्दी जल्दी में इतना कंटेंट पढ़ना होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। तो आपको बताना है द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। तो आपको एक बच्चे के बारे में बताया गया है, बच्चों के बारे में बताया गया है कि कुछ है उसमें हाईली मोटिवेटेड है, कुछ हाईली क्रिएटिव है और हाई इंटेलिजेंस है। ठीक है। कुछ बच्चों में तो कुछ में क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ें होंगी, तीनों ही फैक्टर होंगे। तो ये बताना है आपको कि क्या होगा, एट सिग्मा 0 होगा, बिटवीन 2 सिग्मा टू 3 सिग्मा, आफ्टर 3 सिग्मा। तो देखो यही रहेगा इसका आंसर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको इसको ना सेंटेंस दिया गया है, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है आपको अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगी, आपकी सही चॉइस रहेगी इनको लेके जो आपको दिए गए हैं आगे। तो देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, सेंटेंस ये कंप्लीट करना है। चिल्ड्रन ब्लैंक फास्टर व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ दैट सीम टू बी ब्लैंक। तो देखो ये जो इसका ऑप्शन रहेगा ये 4th रहेगा। साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे जो हैं सीखते जल्दी हैं जब क्या होता है, व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज़ दैट सीम्स टू बी यूज़फुल इन द रियल लाइफ। जो चीज़ें जो है आपकी रियल लाइफ में यूज़फुल होंगी, ऐसी प्रतीत होंगी कि यूज़फुल है, वही चीज़ें जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14,
CBSE prescribed group activities for students in place of activities for individual students. The idea behind doing so could be, तो जो CBSE है प्रिस्क्राइब्ड ग्रुप एक्टिविटीज़, वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए कह रहा है फॉर स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को, इन प्लेस ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि अलग अलग इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए एक्टिविटी ना करा के आप ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराइए, ये CBSE कह रहा है। तो ऐसा करने के पीछे उनका क्या आइडिया है कि किस बेसिस पर वो ऐसा करा रहे हैं या कराना चाहते हैं, तो इसका आंसर बताना है आपको। टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशंस रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंपटीशन विच मे जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग, तो ये जो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा कि आपको क्या करना है, ओवरकम करना है नेगेटिव इमोशंस को, रिस्पॉन्स को, टू इंडिविजुअल कंपटीशन को जो है नेगेटिव उसका जो है ओवरकम करना है, उनको हटाना है, विच में जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग, जो कि है लर्निंग के टाइम पर जो आपके कंपटीशन जो आ जाता है बच्चों में, उसको आपको क्या करना है, ओवरकम करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। ये रीज़न है कि आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जाती है, ना कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द कंक्लूजन, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट behavior depicted in movies may be derived on the basis of work done by which of the following psychologists, तो कौन से साइकोलॉजिस्ट ने जो है काम किया था इसके ऊपर, ये आपको बताना है कि जो बच्चे हैं वो हिंसा को, वायलेंट बिहेवियर को सीख लेते हैं, डिपिक्टेड इन द मूवी, जो मूवी में दिखाया जाता है, देखते हैं वो, तो ये दिया था एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। ये जो बताया गया है ये एल्बर्ट बंडूरा ने बताया गया है। इनके द्वारा कहा गया है कि जो चिल्ड्रन जो है ना वो वायलेंट बिहेवियर को देख करके सीख सकते हैं, मूवीज़ वगैरह में जो दिखाया जाता है, डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये साइकोलॉजिस्ट थे हमारे एल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने कहा कि उनके वातावरण का जो उस पर फर्क पड़ेगा, तो ये है। और नेक्स्ट जो हमारा है 16 क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, जो स्टूडेंट है वो फैशन शोज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उनको नकल करने की कोशिश करते हैं मॉडल्स को, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड, तो इस तरह की जो इमिटेशन होती है इसको आप क्या कहोगे, प्राइमरी सिमुलेशन कहोगे, सेकेंडरी सिमुलेशन कहोगे, सोशल लर्निंग कहोगे या जनरलाइजेशन कहोगे, तो ये आपकी सोशल लर्निंग कही जाएगी। जो बच्चा आपकी सोसाइटी से देख करके औरों से जो है चीज़ें सीखता है और उनको इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है, ये जो आपकी सोशल लर्निंग होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग ए लेसन ए टीचर शुड, तो अगर बच्चा क्या है अपने लेसन के दौरान लगातार जो है मिस्टेक करता रहे, एरर करता रहे, गलतियाँ करता रहे, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए उस हालत में, मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क, टाइम टेबल और सीटिंग अरेंजमेंट, तो यही उसका ऑप्शन जो सही रहेगा कि टीचर को क्या करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस में चेंज करना चाहिए, उसके टास्क में, टाइम टेबल में, और उसकी जो सीटिंग अरेंजमेंट है उस बच्चे की जिसको तकलीफ़ है, जो एरर कर रहा है, उसकी जो है सीट को चेंज कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग आर सम टेक्निक टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, तो आपको बताना है कि फॉलोइंग आर सम टेक्निक, कुछ टेक्निक्स जो यहाँ के नीचे दी गई हैं टू मैनेज एंजाइटी को मैनेज करने के लिए, ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन के टाइम पर जो आपको एंजाइटी होती है, एकदम से उत्तेजना सी होती है या घबराहट होती है, उसको रोकने के लिए कुछ टेक्निक दी गई है, लेकिन इनमें से एक है जो नहीं रोकती है, वो आपको बतानी है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एंजाइटी जो आपकी रुकती नहीं है, ओवरकम नहीं होती है, तो आपको बताना है फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर के बारे में आपको पता लग जाए कि किस तरह का पेपर आना है, तो सही बात है, सिर्फ एंजाइटी जो आपकी थोड़ी दूर हो जाएगी। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, कि रिजल्ट के बारे में आप ज़्यादा सोचने लग जाओगे, इससे क्या है एंजाइटी बढ़ जाएगी, इससे घटेगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा सीकिंग रिस्पोर्ट, अगर आप सपोर्ट चाहोगे तो वो भी जो एंजाइटी को कम करेगा। इसके साथ एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ्स, तो अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपनी मजबूती वाली चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे, उनको एम्फेसाइज करोगे, उन पर वो दोगे, ध्यान दोगे, ठीक है, उन पर ज़्यादा जोर डाल दोगे, तवज्जो दोगे, तो ये जो है आपका आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका सही राइट है, पॉजिटिव है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। आपको बताना था एक्सेप्ट कि कौन सा नहीं है, तो ये जो आपका है ज़्यादा सोचना उसके रिज़ल्ट के बारे में, अब एग्ज़ाम हुआ भी नहीं और उसके रिज़ल्ट के बारे में ज़्यादा सोचना, ये क्या है एंजाइटी को बढ़ाएगा ना कि घटाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ ए हायरार्कियल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये किस चीज़ की, हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको बताना है। अचीवमेंट गोल की और रीडिंग स्किल्स की, करिकुलर डिक्लेरेशंस की या कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स की। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा ये आपका कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। आपको पता है कि जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है इसमें कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स ही आपको दिखाए गए हैं, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ब्लूम टैक्सोनॉमी में बताया गया है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को शो करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है ए बी एंड सी आर 3 स्टूडेंट्स स्टडिंग इंग्लिश। तो 3 बच्चे हैं ए बी और सी, तीनों वो क्या है, इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इंग्लिश। ए फाइंड्स इन इट इंटरेस्टिंग एंड थिंक्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर इन फ्यूचर। एक ए जो बच्चा है वो क्या करता है, इंग्लिश को हेल्पफुल पाता है, इंटरेस्टिंग पाता है और सोचता है कि ये उसको फ्यूचर में हेल्प करेगी। बिल्कुल। तो बी सोचता है, बी स्टडीज़ इंग्लिश एज शी वांट्स टू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द क्लास। ये बी जो बच्चा है ये फर्स्ट रैंक लेने के लिए ही जो है परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सी स्टूडेंट सी स्टडीज़ इट एज शी इज़ प्राइमरीली कंसर्न टू सिक्योर पासिंग ग्रेड्स। द गोल्स ऑफ ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली आर। तो ये जो इनके जो गोल्स हैं कि एक तो इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है कि उसके फ्यूचर में भी काम आएगा, दूसरे को रैंक चाहिए इसलिए वो पढ़ रहा है, और तीसरे को सबसे पहले कंसर्न कर रहा है वो सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स, तीसरे को अपने पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये जो है किस चीज़ को बताएगा, आपको रिस्पेक्टिवली बताना है कि फर्स्ट जो मास्टरी कर लेगा, सेकंड जो परफॉर्मेंस के लिए कर रहा है, और थर्ड जो परफॉर्मेंस अवॉइडेंस के लिए करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा कि जो आपका इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है वो उस चीज़ में मास्टरी कर लेगा कि कोई भी चीज़ अगर आप दिल से सीखना चाहते हो, ठीक है। ये भी क्या है, एक मॉरल है कि कोई भी चीज़ अगर आप मन लगा के सीखते हो तो वो जो है आपको मास्टरी दे देती है उस सब्जेक्ट में और उस फील्ड में। लेकिन इसके अलावा जो अगर आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस वो होगा जब जहाँ पर आपको कोई ग्रेड चाहिए, कोई रैंक चाहिए, ठीक है, इसके लिए कर रहे हो। थर्ड जो है सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ताकि आप अवॉइडेंस मतलब परफॉर्मेंस अवॉइडेंस यानी कि आप पनिशमेंट वगैरह से बच जाओ, इसलिए आप परफॉर्म कर रहे हो। तो ये जो इसका ऑप्शन नंबर जो 1 है ये इसका सूटेबल आंसर है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इवन दो दिस वॉज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ हिज सेफ्टी नीड्स, कैप्टन विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन कारगिल वॉर वाइल प्रोटेक्टिंग हिज कंट्री ही माइट हैव। तो उसमें कौन सी चीज़ होगी जिसकी वजह से उसने क्या है अपनी कंट्री को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी कारगिल के वॉर में, ठीक है। ये एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं भी, इसको ध्यान से देखना। इवन दो दिस वॉज क्लियरली इन वायलेंस ऑफ हिज सेफ्टी नीड, उसकी सेफ्टी नीड के बिल्कुल अगेंस्ट थी ये चीज़ जो उसने की थी कि अपने उन्होंने जान दे दी, जान पर खेल गए थे। तो ये क्या थी, ये किस चीज़ कौन से स्टेज में आते थे, तो ये बताना है आपको यहाँ पर कि ये आपका नोवल एक्सपीरियंस था, ठीक है, कि नोवल एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने ये किया था। अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई थी। इसके अलावा इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंगनेस नीड्स, अपने बिलोंगिंग नीड को उन्होंने इग्नोर कर दिया था यहाँ पर। या फिर वांटेड टू अर्न ए गुड नेम टू हिज फैमिली, या फिर अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा नाम वो कमाना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। तो जो इसका आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उनको अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पता लग गया था कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं किस लिए बना हूँ और मेरा जो सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है वो क्या है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक्सटिंक्शन ऑफ ए रिस्पॉन्स इज़ मोर डिफ़िकल्ट फॉलोइंग। जो एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स है वो आपका काफ़ी डिफ़िकल्ट है किस चीज़ में, पार्शियल रीइंफोर्समेंट में, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में, पनिशमेंट में, या वर्बल अप्रोच। तो क्या कहोगे आप इसको, यह आपका रहेगा पार्शियल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज़ मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग पार्शियल इन रीइंफोर्समेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज बाय। मास्टरी ओरिएंटेशन को आप किस चीज़ से क्या है बढ़ा सकते हैं, एनकरेज किया जा सकता है, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट कि हर एक बच्चे के एफर्ट पर आप फोकस करोगे तब। कंपेयरिंग स्टूडेंट सक्सेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ उसकी सक्सेस को जो है कंपेयर करने लग जाओगे। असाइनिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल एट एज होम असाइनमेंट, या फिर
एज ए होम असाइनमेंट आप उसको काफ़ी सारे प्रैक्टिस मटेरियल दोगे, तब ऐसा होगा कि उसको मास्टरी मिलेगी। या फिर टेकिंग अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है, या अनएक्सपेक्टेड एकदम से टेस्ट ले लिया, जैसे सरप्राइज टेस्ट है, तो ये भी नहीं रहेगा और ये भी नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ही रह गया। तो देखिए, फोकसिंग ऑन स्टूडेंट्स इंडिविजुअल एफर्ट, कि आप मास्टरी उनके हर एक बच्चे के जो है इंडिविजुअल एफर्ट पर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तब होगा ये इसका। या फिर आप क्या करोगे, कंपेयरिंग करोगे स्टूडेंट सक्सेस विद ईच अदर। देखो, बच्चों को एक दूसरे के साथ कभी भी कंपेयर नहीं करना, उनकी खुद के साथ कंपैरिजन कराओ कि उनकी पहले क्या लर्निंग थी और अब क्या लर्निंग है। तो ये जो है ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव रहेगा, सेकंड, थर्ड भी और फोर्थ भी। तो ऑप्शन नंबर 1 चाहिए सही रहेगा कि उसकी इंडिविजुअल एफर्ट पर आप फोकस करोगे, बच्चों की इंडिविजुअल एफर्ट पर फोकस करोगे कि वो अकेले क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, उससे उनकी क्या है मास्टरी, उनका इंटरेस्ट बने किसी चीज़ को करने में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही तरीके से मैच है, वो आपको बताना है। फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैचुरेशन से, सोशल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से, या फिर इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन से। ऑप्शन नंबर जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो आपका थर्ड है, सोशल डेवलपमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है, यानी कि जो सामाजिक जो आपका विकास है, सामाजिक विकास जो आपके एनवायरनमेंट से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से ही जुड़ा है। ऑप्शन नंबर थर्ड जिसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट ए चाइल्ड इज़ इमोशनली एंड सोशली फिट इन द क्लास एक्सेप्ट। इनमें से जो है सारी चीज़ें इस चीज़ को क्या है इंडिकेट कर रही है, इस तरफ इशारा कर रही हैं कि एक जो चाइल्ड है इमोशनली एंड सोशली फिट होता है अपनी क्लास में, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर सारी चीज़ें इस चीज़ को मानती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को नहीं मानता। डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर, की पीयर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने से जो है बच्चा इमोशनली और सोशली फिट होगा। या फिर कंसंट्रेट ऑन द परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क, कि बच्चा जो चैलेंजिंग टास्क दे करके उसका जो है सोशली और इमोशनल वो फिट हो पाएगा। मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली, अपने एंगर को भी और अपने जॉय को भी वो मैनेज कर पाए, इससे जो है वो क्या होगा फिट हो पाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा लास्ट है ये है, कंसंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कंपटीशन विद पीयर। देखिए, कंपटीशन कराना उसका पीयर के साथ, खुद के साथ उसका कंपटीशन कराओगे लेकिन पीयर के साथ नहीं कराओगे, तो यही नेगेटिव। और आपसे यही पूछा गया है कि आपको बताना है एक्सेप्ट। देखो, जहाँ पर एक्सेप्ट आ जाए, नोट आ जाए, वहाँ पर जो भी आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी ना, वो इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट जो है सपोर्ट करता है रोल ऑफ एनवायरनमेंट का और उसके समाज का, अपने आसपास के वातावरण का, इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सपोर्ट करता है उस रोल को एनवायरनमेंट के। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट, कि कुछ बच्चे जो हैं कि क्लास के जल्दी किसी चीज़ को प्रोसेस को जो है क्विकली प्रोसेस में ले आते हैं, समझ लेते हैं या प्रोसेस में ले आते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को, लेकिन कुछ नहीं कर पाते एक ही क्लास में होने के बावजूद भी। सेकंड है, देयर हैज़ बीन एसटीडी increase in students average performance on IQ's test in last few decades, कि पिछले कुछ डिकेड्स में क्या हुआ। देखो, यही बात है कि डिकेड की बात हुई है यहाँ पर, एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है यही इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, कि देयर हैज़ बीन ए स्टडी इंक्रीज, कि वहाँ पर एक जो है लगातार एक इंक्रीज आता गया है स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस, बच्चों की जो एवरेज परफॉर्मेंस है उसमें, ऑन IQ टेस्ट इन द लास्ट फ्यू डिकेड, तो पिछले कुछ दशकों में, ठीक है, उनके IQ टेस्ट में जो है उनमें इंक्रीज़ होते गए हैं, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस में। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो फर्स्ट भी इसका आंसर नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, कि कोरिलेशन बिटवीन IQs ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस रेज्ड इन डिफरेंट होम्स एज, तो ये इसका इरिलीवेंट है, इसकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पर क्वेश्चन में। और फिजिकली फिट चिल्ड्रन आर ऑफन फाउंड टू बी मॉरली गुड, ये भी बात नहीं है, आपने बात करनी थी यहाँ पर रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। तो एनवायरनमेंट में क्या है यहाँ पर, डिकेड्स पिछले दशकों में क्या है वहाँ पे इंक्रीज़ आ गया है उनके IQs में,
परफॉर्मेंस में, ठीक है। तो ये जो उसका ऑप्शन नंबर सेकंड जिसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड। सोशलाइजेशन में क्या होता है, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, और इसके अलावा क्या होता है, डिस्क्रेज रेबिलियन डिस्क्रेज नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, बच्चे की या किसी की भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है सोशलाइजेशन में, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होगा। फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स, की बच्चों को लेबल्स में डाल देते हैं, लेबल नहीं करना होता वहाँ पर। प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, की इमोशनल सपोर्ट दिया जाता है सोशलाइजेशन में। तो जिसका राइट आंसर रहेगा ये आपका, देखो फोर्थ और सेकंड में से होगा। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, की जो सोशलाइजेशन है वो इमोशनल सपोर्ट देती है, कुछ हद तक बिल्कुल देती है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, और इसके साथ ट्रांसमिशन होता है कल्चर का। तो ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है काफ़ी हद तक जो है सूटेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए टीचर शोज 2 आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन दैम। एक जो टीचर है वो 2 ग्लासेस दिखाता है बच्चों को, जो कि क्या है, एक तरह की या एक जैसे अमाउंट उनमें क्या है जूस की भरी होती है उन ग्लासेस में। शी एम्प्टीज दैम इन 2 डिफरेंट ग्लासेस, वन ऑफ विच इज़ टॉलर। वो उनको 2 खाली बर्तनों में क्या है, ग्लासेस में निकालता है जूस को, जिनमें से एक जो है लंबा होता है, टॉलर होता है, बड़ा होता है, एंड द अदर वन इज़ वाइडर, और एक जो है चौड़ा होता है, ठीक है, बर्तन। शी आस्क हर क्लास टू आइडेंटिफाई विच ग्लास वुड हैव मोर जूस इन इट। और फिर अपने बच्चों से वो पूछती है क्लास में कि आपको बताना है कि कौन से ग्लास में सबसे ज़्यादा जूस होगा। स्टूडेंट्स रिप्लाई, की स्टूडेंट जो है रिप्लाई करते हैं, इस चीज़ का आंसर देते हैं, दैट द टॉलर ग्लास हैज़ मोर जूस। वो बताते हैं कि जो लंबा गिलास है उसमें ज़्यादा जूस है। हर स्टूडेंट्स हैव डिफ़िकल्टी इन डीलिंग विद, तो उस बच्चे को किस तरह की डिफ़िकल्टी है, किस तरह की परेशानी है इस समस्या का जो है हल निकालने में या इसका करेक्ट आंसर देने में, उसको किस तरह की परेशानी है। देखो एक गिलास जो है लंबा है, एक गिलास जो है चौड़ा है, लेकिन जो अमाउंट है जूस की वो सेम है दोनों में ही, ठीक है। तो जब बच्चे से पूछा जाता है तो वो कहता है कि लंबे गिलास में ज़्यादा जूस है। तो उसको किस तरह की डिफ़िकल्टी है, उसको किस तरह की समझ नहीं है, ये हम कह सकते हैं। तो क्या वो अकोमोडेशन है, इगोसेंट्रिसिज्म है, डिसेंटरिंग है, या फिर रिवर्सिबिलिटी है। तो जिसका आंसर रहेगा, ना तो अकोमोडेशन रहेगा, ना ही इकोसेंट्रिज्म रहेगा, ना ही रिवर्सिबिलिटी रहेगा। इसका आंसर रहेगा डिसेंटरिंग। क्यों, बच्चा क्या है डिसेंटरिंग कर रहा है, मतलब सेंटर में उसकी जो सोच नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा उस चीज़ को कि जूस तो सेम ही अमाउंट में है, चाहे ग्लास बड़ा हो या चौड़ा हो, लेकिन जो जूस की अमाउंट है वो सेम ही रहेगी। तो ये जो ऑप्शन है जो डिसेंटरिंग, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कार्निल सिंह does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. ठीक है, तो एक बंदा है कार्नेल सिंह, वो क्या है इनकम टैक्स देने से मना कर देता है। मेनली ये होता है, ठीक है। वो कहता है कि जो ये करप्टेड गवर्नमेंट है मैं इसको पैसा नहीं दूंगा, जबकि ये जो है इतने अननेसेसरी डैम्स बनाती है और उस पर पैसे को फिजूल में खर्च करती है, बर्बाद करती है, तो मैं इनको टैक्स नहीं दूंगा। ही इज़ प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो वो कोलबर्ग की जो स्टेजेस हैं मोरल डेवलपमेंट की, वो किस स्टेज में आप कहोगे कि ये जो बंदा है ये कौन से स्टेज पर है, अपने कोलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट की कौन से स्टेज पर है, ये बताना है आपको। तो ये कन्वेंशनल स्टेज है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज है, या पैरा कन्वेंशनल है। ये होती ही नहीं है कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल या प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में भी नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा और जो ऑप्शन रहेगा ये आपका पोस्ट कन्वेंशनल। वो पोस्ट कन्वेंशनल ये क्योंकि वो यहाँ पर लॉजिक ना लगाने लग गया, ठीक है, कि वो कह रहा है कि करप्ट गवर्नमेंट को मैं पैसा क्यों दूँ टैक्स के रूप में, जबकि वो तो अननेसेसरी डैम्स बना रहे हैं जो कि काम भी नहीं आ रहे या जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर है अपनी उसमें मोरल डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखो अगर आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो है इनका लाभ मिल पाए। जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है यहाँ पर MCQs की प्रीवियस ईयर के टेट के एग्ज़ाम्स में, जहाँ पर सभी टेट के एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहेगी आपको। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो देखते हैं 30 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इंटेलिजेंस थ्योरी इनकॉर्पोरेट द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस
तो यहाँ पर क्या है, मेटा कंपोनेंट्स एंड द वेरिड फॉर्म्स दैट इंटेलिजेंस कैन टेक, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपको बताना है ये स्पीरमैन का जी फैक्टर है, स्टर्नबर्ग का जो ट्रायर्की थ्योरी है इंटेलिजेंस की उसके बारे में बात कर रही हैं, ये सेवंथ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये है, या थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है। तो देखो ये ना तो ये थर्स्टन की मेंटल एबिलिटीज़ की बात हो रही, ना ही सावंत की जो आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसके बारे में, और जनरल की यहाँ पर देखो क्रिएटिव की बात हो रही है इंटेलिजेंस की, और यहाँ पर मेटा कंपोनेंट्स की बात हो रही है। तो ये जी फैक्टर की भी बात भी नहीं, ये आपके स्टर्नबर्ग की ट्रायर्की थ्योरी है इंटेलिजेंस की, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो ओके फ्रेंड, ये सब क्वेश्चंस है हमारे 30 क्वेश्चंस है जो सीटेट के पेपर से लिए गए थे, प्रीवियस ईयर पेपर था जो हमारा उससे लिए गए थे। और आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ और प्रीवियस ईयर के पेपर जो है MCQ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो जितना हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टेट के साथ किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसी के साथ जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।